हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस एमसीक्यू की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सीरीज यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या अदर एग्ज़ाम हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल या जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लें। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज अब स्टार्ट की जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर यूपी जीके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? और क्वेश्चन से ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन पे आप लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर ध्यान से देखें। जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? ये हम लोग जानते हैं, ये है लद्दाख में। तो हेमिस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में। और लद्दाख जो है हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके साथ में जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बना था। ओके, अब लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है, ये क्या है? ये भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ओके, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और यहाँ पे कौन से जानवरों को संरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। स्नो लेपर्ड जो है इसको कंजर्व किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है तिब्बतन वुल्फ, उसको भी संरक्षित किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब अगर और ऑप्शंस देखें, जैसे कि शिमला। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और शिमला शिमला जो है, इसको समर कैपिटल अगर पूछा जाए, शिमला को समर कैपिटल, गर्मियों की राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, क्योंकि इसने बहुत सी चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट ट्रेन जो है किसने चलवाई थी? फर्स्ट ट्रेन ये चलवाई थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो नेशनल पार्क है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात पूछी जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। ओके, और यूनेस्को जो है, यूनेस्को स्थापित कब हुआ था? 1945 में। ओके, तो ये एक यूएन की बॉडी है जो साइंटिफिक कल्चरल को प्रिजर्व करने के लिए है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि पिनवैली, और इसके साथ ही खीर गंगा, और इसके अलावा पिनवैली, खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन, और इसके अलावा इंदर किला, एक है इंदर किला। ठीक है, इंदर किला नेशनल पार्क। ओके, तो ये 4 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ये हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करें अगर दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग हम लोग जानते हैं ये वेस्ट बंगाल में है। और ये किसके लिए फेमस है? ये जो फेमस है, ये टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ओके, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अगर वेस्ट बंगाल की नेशनल पार्क की बात करी जाए, तो इसमें सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है एक। और इसमें सिंगलीला, और इसके बाद न्योरा वैली, उसके बाद है जल्दापारा और बक्सा।
ठीक, तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं? ये वेस्ट बंगाल के हैं। और अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो गुवाहाटी कहाँ पे है? ये असम में है, ठीक, सिटी। और लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो जो असम की कैपिटल है वो क्या है? वो है दिसपुर। दिसपुर कैपिटल है। और असम में जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो असम में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो कि है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो काजीरंगा फेमस किसके लिए है? ये है वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो के लिए कौन सा फेमस है नेशनल पार्क? काजीरंगा, जो कि कहाँ पे है? असम में। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। उसके अलावा जो है असम में अगर और भी नेशनल पार्क देखे जाए तो एक है मानास है, नामेरी है, डिब्रू साइखोव है, और इसके अलावा एक नया अभी जो बना है रायमोना, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ये असम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज दी राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यानी कि 1 लाइट ईयर इज, एक लाइट ईयर क्या है? तो ये क्या है? एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। तो अगर ये पूछा जाए 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर सबसे पहले तो ये क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस यानी कि दूरी मापने की यूनिट है एक लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर होता क्या है? लाइट के द्वारा चली गई दूरी एक साल में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगर लाइट की स्पीड पूछी जाए तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट अगर पूछा जाए तो ये होती है 3 इंटू 10⁵ और 8, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में पूछा जाए तो 10⁸ है, और 3 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा अगर किलोमीटर में पूछा जाए। तो ये तो है लाइट की स्पीड। अब इस स्पीड से एक साल में चली गई दूरी कितनी है? तो ये डिस्टेंस होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड। और यही अगर मीटर पूछे जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है डिस्टेंस को मापने की, इससे भी बड़ी, जिसे कहते हैं पारसेक, ठीक है, पारसेक। तो एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। यानी कि लाइट ईयर से भी बड़ी दूरी नापने की यूनिट कौन सी है? पारसेक है। ओके, तो ए इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट रहती है इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जब रेजिस्टेंस जो है उनको अगर जोड़ रहे हैं पैरेलली, तो उनके बीच जोड़ने में कौन सी निम्न में से राशि जो है वो कांस्टेंट रहती है? तो क्या रहता है कांस्टेंट? तो वो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो है वो जो है क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। कब? जब पैरेलल कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के, तब। ओके, और इसके अलावा अगर सीरीज में, ये तो पैरेलल में हो गया कांस्टेंट क्या जो है पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज में क्या चीज़ कौन, अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं रेजिस्टेंस को तो रहता है इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो सीरीज में अगर जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा, और अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है? वो भी बहुत ही माइन्यूट करंट को, माइन्यूट, बहुत ही कम करंट को भी गैल्वेनोमीटर माप सकता है। जैसे कि 10⁻⁻6 एम्पियर तक के करंट को माप सकता है क्या? गैल्वेनोमीटर। तो सबसे छोटे छोटे करंट को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर, अमीटर का भी काम क्या है? करंट को मापना, ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटे करंट। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में
कन्वर्ट करना है तो वायर जो है, वायर, ठीक, वायर जो है वो कैसे क्रम में जोड़ी जाएगी, तो वो जोड़ी जाएगी पैरेलल क्रम में, ठीक। वायर जो जैसे क्या कहते हैं, संट वायर कहते हैं, ठीक है। संट होती है वायर जिसे पैरेलल, इसे पैरेलली जोड़ा जाएगा, ठीक है, पैरेलल। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल जो है वायरिंग की जाती है। तो ये वर्ड अगर आप लोग याद रखेंगे गैप, तो ये क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जो संट है वो किस तरीके से लगाई जाती है, सीरीज में या पैरेलल, तो हम लोग आंसर देंगे पैरेलल। ओके, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, एक गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसी वायर लगाएंगे, तो सीरीज में लगाएंगे। तो इसकी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, GVS। ये तो है गैप वर्ड कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में पैरेलल और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज वायर लगाई जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर टॉम इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान में किस मुगल शासक का मकबरा है। तो प्रेजेंट टाइम में मकबरा इसमें किसका है, तो ये है जो है जहांगीर, यानी कि सी इज दी राइट आंसर। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है, अगर पाकिस्तान में अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये लाहौर में है, लाहौर में स्थित है। ओके, जहांगीर का किला। और जहांगीर के बारे में अगर और चीज़ें देखी जाए तो जहांगीर क्या है, इसे कहते हैं पेंटर किंग, ठीक है। ये लवर था किसका, पेंटिंग का। लेकिन अगर पेंटिंग स्टार्ट पूछी जाए, स्टार्ट किसने कराई थी, तो ये तो शाहजहां ने स्टार्ट कराई थी। ओके, लेकिन पेंटर लवर कौन था, वो जहांगीर था। ओके, अब और इसके बारे में अगर और चीज़ें देखी जाए, जो इसका टॉम जो है लाहौर में है, और इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, जो ये टॉम है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1637 में किया गया था। और 1637 में जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था, और इसकी मृत्यु अगर जहांगीर की डाइड कब हुआ था, तो ये 1627 में, यानी कि 10 साल बाद इसका टॉम बनाया गया था, यानी कि इसका मकबरा बनाया गया था, ठीक है। और जहांगीर की वाइफ का नाम अगर पूछा जाए, जहांगीर की वाइफ कौन है, ये है महरू-निसा, ठीक है, महरू-निसा। या इसे जो जहांगीर है वो क्या कहते था, वो कहता था नूर जहां, नूर जहां। ओके, और जहांगीर जिसका नाम और क्या है, सलीम नाम है जहांगीर का। ओके, और फिर इसके अलावा और जहांगीर के बारे में देखते हैं कि जो अ, इसकी जो इसका जब कार्यकाल था तब क्या आया था, तब आए थे इंग्लिश परमिशन लेने फैक्ट्री लगाने की। तो उसमें कौन कौन आया था, एक तो आया था जो थॉमस रॉय, थॉमस रॉय, इसको क्या परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री लगाने की, कहाँ पे, सूरत में, सूरत में। लेकिन इससे पहले एक और आया था विलियम हॉकिंस, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, विलियम हॉकिंस, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली थी। और जहांगीर ने और क्या कराया था, जहांगीर ने तबैको, तबैको कंजप्शन पर, तबैको कंजप्शन पर बैन किया था, तंबाकू प्रोडक्शन कंजप्शन पर बैन किया था किसने, जहांगीर ने। ओके, अब इसके अलावा अगर और देखें, जैसे कि हुमायूं, हुमायूं जो है, हुमायूं का टॉम, हुमायूं का टॉम, हुमायूं टॉम कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का किला कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। और ये हुमायूं का जो टॉम है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि प्रोटोटाइप ताजमहल, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल किसके टॉम को कहते हैं, हुमायूं टॉम को, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। और ये जो टॉम है, हुमायूं का टॉम, ये किसने बनवाया था, ये बनाया था बेगा बेगम ने, बेगा
बेगम। ठीक है, तो ये बेगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और हुमायूं के द्वारा एक दीन पन्हा लाइब्रेरी जो कि कहाँ पे, दिल्ली में बनवाई गई थी, और इसी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, फिर अकबर जो है शासक बना। और हुमायूं के बारे में अगर और देखें तो हुमायूं ने जो है 1500 जो है 1539 और 1540 दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसके साथ में, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी कहाँ का शासक है, ये वेस्ट बंगाल में था। ओके, और शेर शाह टाइटल किसने दिया शेर शाह को, शेर शाह सूरी का शेर का टाइटल किसने दिया, तो ये दिया बाबर खान लोहानी ने। बाबर खान लोहानी लोहानी ने। ठीक है, तो ये इसके साथ इसने युद्ध किया 1539 में, जिसे कहते हैं चौसा। और इसके बाद 1540 में बिलग्रिम यानी कि कन्नौज। और इस लड़ाई में हुमायूं की हार हुई थी दोनों में। और बिलग्रिम यानी कि 1540 की हार के बाद हुमायूं का जो है कार्यकाल 1555 तक, यानी कि 15 साल तक दिल्ली में हुमायूं का जो है शासन हट गया था। और यहाँ पर क्या आ गया था, सूरी वंश आ गया था। सूरी वंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। ओके, इसके अलावा ये सब चीज़ हो गई। अब इसके अलावा और डिस्कस करें, जैसे कि औरंगजेब। तो औरंगजेब जिसकी मृत्यु कब हुई, 1707 में। ओके, और औरंगजेब का क्या कहते हैं, आलमगीर। ठीक, आलमगीर का मतलब कॉन्करर ऑफ द फोर्थ, यानी कि ये जो है और औरंगजेब का जो किला है यानी कि टॉम्ब है, वो कहाँ पे है, ये है खुदला खुदलाबाद महाराष्ट्र में इसका टॉम्ब है। ठीक है, और औरंगजेब में इसमें इसकी ने बनवाया था मकबरा बीबी का मकबरा। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था, ये इसके सन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि था आजम शाह। ठीक है, आजम शाह के द्वारा। और जो बीबी का मकबरा है वो सन आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। और इसको कहते क्या है, ताज ऑफ डेक्कन, यानी कि दक्षिण का ताज कहते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हो गया। और इसके अलावा अकबर को बाद में कभी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है ये 15 जुलाई को। ओके, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। अगर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ओके, और 15 मार्च की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड कंज्यूमर कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, कब, 15 मार्च को। और कंज्यूमर राइट एक्ट कब आया था, 1986 में 1986 में। और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट भी कब का है, कंजर्वेशन एक्ट जो है वो भी कब का है, 1986 का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है 15 मार्च हो गया, 15 जनवरी। और अगर एयरफोर्स डे की बात करें, एयरफोर्स डे तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ओके, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और अगर 4 दिसंबर ये मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। और दिसंबर में अगर इम्पोर्टेंट डे की बात करी जाए तो 1 दिसंबर ये एड्स डे
मनाया जाता है हम लोग जानते हैं। उसके अलावा 10 दिसंबर तो ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे। ओके, इसके अलावा जो है ये हो गया इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 15 जुलाई, और 15 जुलाई को हम लोगों ने देख लिया यूथ स्किल डे। अब 12 जनवरी तो नेशनल यूथ डे, यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और ये किसके उपलक्ष्य में? ये बर्थडे होता है किसका? विवेकानंद जी का, विवेकानंद। ओके, और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ डे। ओके, इसी प्रकार से 10 अगस्त अगर कोई 10 अगस्त को वर्ल्ड, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लॉइन डे, ठीक। 12 अगस्त को एलिफेंट डे। उसके अलावा 29 जुलाई ये मनाया जाता है क्या? टाइगर डे। ओके, तो ये चीज़ें आपको, इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं, बाकी जब याद आएंगे और भी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। तो हम लोग जानते हैं कि ये अमरकंटक प्लेटू की मैकाल रेंज, मैकाल रेंज जो है वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? वो होती है नर्मदा नदी। ये इसमें मैप में भी आपको दिख रही होगी ये। अब नर्मदा नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, और ये कहाँ पे गिरती है? गल्फ ऑफ, ये जो गल्फ है सूरत, यहाँ पे ये गल्फ है ना, ये कहाँ पे गिरती है? गल्फ ऑफ खम्बात में गिरती है। ओके, अब गल्फ ऑफ खम्बात में गिरती है और ये रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली यानी कि ये जो, जैसे कि दो ब्लॉक हैं, ये विंध्या एंड सतपुड़ा, इसके बीच में रिफ्ट वैली में बहती है। और ये पार्ट किसके बन गए? ये बन गए किसके? ब्लॉक माउंटेन के पार्ट, ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत के पार्ट, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी यहाँ पर गिरती है और क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। यहाँ पे गिरेगी तो क्या बनाएगी? ये एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है? डेल्टा में जैसे कि मान लो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर ये जाएगी और ये यहाँ पे बहुत सी धाराओं में बह जाएगी, ठीक है, और ये डेल्टा बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है, जो वेस्टर्न प्लेटू है, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये क्या है? ये टिल्टेड है वेस्ट टू ईस्ट के फॉर्म में, मतलब कि पश्चिम से पूर्वी की ओर इसका ढलान है। तो ये उठा हुआ पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट उठा हुआ है, जिससे कि यहाँ से नदी जो बहती है वो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नीचे गिरती है, ठीक है। ये फैलती नहीं है, ज़्यादा इनका मुहाना नहीं, तभी उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी, ठीक है। और यहाँ पे फिश कल्चर ज़्यादा रहता है। तो एस्चुरी कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जैसे कि एक तो नर्मदा हो गई एस्चुरी, एस्चुरी बनाने वाली। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, माही और साबरमती, साबरमती, ये सारी रिवर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ओके, उसके अलावा अगर देखा जाए गोदावरी नदी, तो गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा। अब दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी साल भर रहता है, क्योंकि जो साउथ इंडिया की जो भी रिवर हैं उनमें पानी बरसात पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशिएटेड लीक नहीं है, मतलब कि ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ नहीं हैं। ये बारिश का जो पानी है, बरसात का जो पानी है, उसका पानी इसमें बहता है। तो ये गर्मियों में इनमें पानी कम हो जाता है। लेकिन जो गोदावरी नदी है, जो उसमें वर्ष भर पानी रहता है, जैसे कि गंगा नदी में रहता है। इस वजह से इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ओके, और अगर गोदावरी रिवर की बात करी जाए तो ये हम लोग जानते हैं ये कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है, और ये जो है अरब सागर में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी।
और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और ये भी कहाँ पे मोहाना बनाती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से समझते हैं नदी के बारे में। जैसे कि ये नदी है जो ये गोदावरी रिवर है, ठीक है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकली और ये यहाँ पे अपना डेल्टा बना दिया। फिर उसके बाद ये कृष्णा नदी निकली और ये यहाँ पे मोहना बना दिया। तो ये तो हो गया त्र्यंबकेश्वर, ये महाबलेश्वर। ओके, यहाँ से निकली वेस्टर्न घाट से। अब इनके बीच में एक लेक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कोलेरू लेक। कोलेरू लेक। ओके, और जो डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी वो कहाँ बनाती है, राजमुंदरी में। ठीक है, राजमुंदरी में। ओके, ये भी याद आपको रखना है। और गोदावरी पर दो क्या हैं, गोदावरी नदी पर दो डैम हैं जो कि कौन कौन से हैं, एक है पोलावरम और एक है कालेश्वरम। ठीक है, पोलावरम और कालेश्वरम। तो पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो है तेलंगाना में। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा नर्मदा महानदी, और महानदी हम लोग जानते हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू, दंडकारन जो प्लेटू है वहाँ से निकलती है। और ये महानदी जो है इस पे क्या है, हीराकुंड डैम भी है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी पे, और ये भी वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। तो जितनी नदियाँ जो ईस्टर्न फ्लोइंग हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वो सारी क्या डेल्टा बनाती हैं। जैसे कि नर्मदा, जैसे कि गंगा, ठीक है, बड़ी बड़ी जो नदियाँ बता रहे हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी क्या है, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। और सारी क्या ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। और वेस्टर्न दिशा में ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ओके, ये सारी रिवर क्या एस्चुरी बनाती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा रिवर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो इसका डिटेल में ये मैप भी है। गल्फ ऑफ खम्बात है, यहाँ पे गिरती है कौन सी, नर्मदा रिवर। और इसकी बहुत सारी ये क्या है, ट्रिब्यूटरियाँ हैं। तो इनमें भी नदी की ट्रिब्यूटरियाँ दो टाइप की होती हैं। एक क्या होती हैं, दो टाइप की नदियाँ, जो कोई भी मेन रिवर है उसकी दो प्रकार की ट्रिब्यूटरियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरियाँ मतलब क्या होता है कि जो नदियाँ बड़ी वाली धारा में अपना पानी गिराती हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कही जाती है। तो इसमें होती हैं एक दो प्रकार की, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जिस तरीके से फ्लो होता है उसके राइट में कौन सी है, लेफ्ट में कौन सी है। तो ये भी करके पूछा जाता है कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सागरमाला प्रोजेक्ट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये किसका, ये सारा, ये इसका राइट आंसर है। और सागरमाला परियोजना है क्या, तो ये है जो जैसे कि लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए योजना है। और इसमें क्या होगा, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, और ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये कब लाया गया था, 2015 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसके मेन क्या उद्देश्य हैं, तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कॉस्ट है उसको कम करना, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग डेवलप करेंगे मॉडर्न न्यू पोर्ट। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी इसमें हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पर कार्य करेंगे। चौथा, जो कोस्टल शिपिंग को डेवलप करेंगे। और पांचवा क्या है, इनलैंड
वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अल्टीमेट सोवरन, यानी कि परम संप्रभु। सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है कि किसी के अधीन ना होना, किसी के अधीन ना होना। ओके, ये होता है सोवरन का मतलब। तो इसमें पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत के अनुसार अल्टीमेट सोवरन कौन है, मतलब कि अनुसार परम संप्रभु कौन है। तो अगर हम लोग प्रियम्बल को देखते हैं, प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना पहली बात तो है क्या, ये क्या है, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फर्स्ट पेज जिसमें कि हम लोग पूरे संविधान का जिस्ट देख सकते हैं। तो ये प्रेम्बल है। तो प्रेम्बल में हम लोग अगर पहली लाइन देखें तो वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो अल्टीमेट सोवरन कौन हुआ, हम लोग। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हमने खुद को, हम लोग सबसे ज़्यादा सोवरन है, यानी कि अल्टीमेट सोवरन कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, और हम लोगों ने, हम लोगों के लिए ये संविधान दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। तो डी इज दी राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में होता है, ये आर्टिकल नंबर 52 में होता है। और इसे क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज, ऊर्जा की इकाई समान होती है, मतलब कि ऊर्जा की जो इकाई होती है वो निम्न में से किसकी इकाई होती है, सेम। तो वर्क, कार्य की भी जो है सेम होती है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम लोग जूल में मापते हैं। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। ओके, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। उसके अलावा अगर हम लोग मोमेंट के देखें, संवेग, यानी कि संवेग के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। और अगर इनर्शिया का देखा जाए तो इनर्शिया के होते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सारे इनके यूनिट हैं। तो कार्य और एनर्जी यानी कि ऊर्जा का सेम मेथड किया जाता है यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो सबसे पहले तो आंसर टिक कर लेते हैं। आंसर क्या है, आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया तो वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और आईएनसी जो है, आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में। ओके, फर्स्ट सेशन। उसके अलावा आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, आईएनसी की अगर स्थापना पूछी जाए तो वो हुई थी 28 अक्टूबर 1885 को। और स्थापना में किसका मेन रोल था, तो वो था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए ह्यूम द्वारा आईएनसी का गठन किया गया था। कब, 28 अक्टूबर 1885 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, डेट आईएनसी के एस्टेब्लिशमेंट की। अब इसका पहला सेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था। और पहले इससे पहले, बॉम्बे से पहले पुणे में होना था, बट पुणे में हैजा फैला था, इस वजह से वहाँ पे प्लान ये कैंसिल हुआ सीज़न। और बॉम्बे में इसका पहली मीटिंग हुई और उसमें चेयरमैन कौन थे, वो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। ओके, और जब ये आईएनसी का गठन किया गया तब वो कौन था, गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक, डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी के बारे में क्या कहा है, आईएनसी के बारे में कहा है लॉर्ड डफरिन ने कि इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग और देख लेते हैं तो इसका आंसर तो हो गया सी। ओके, अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद
आनंद मोहन बोस, मोहन बोस के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम क्या था, इंडियन एसोसिएशन। ओके, इंडियन एसोसिएशन, तो ये भी याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन एसोसिएशन, जो कि किसने बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, इनका एक न्यूज़पेपर भी है जो कि क्या है, बंगाली, बंगाली नाम से न्यूज़पेपर है। और इन्हें ये इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इसके ही कारण, मतलब आर्टिकल अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने के कारण जेल हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर बात करी जाए ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी की, तो ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक बुक है पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ इंडिया। ओके, और इनका पेपर है रफ्त गफ्तार, रफ्त गफ्तार इनका पेपर है। और जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि अंग्रेज हम लोगों को पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं, इसकी थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। तो ये सारे दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पॉइंट हैं। और जो है इनकी एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम क्या था, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, इनकी पर्सनल सेक्रेटरी का नाम क्या था, मैडम बीकाजी कामा। और ये पहले पर्सन है, फर्स्ट इंडियन जो कि हाउस ऑफ कॉमन में सिलेक्ट हुए थे, हाउस ऑफ कॉमन में सिलेक्ट हुए थे। और कहाँ से सिलेक्ट हुए थे, फिंसबरी में, फिंसबरी से। और पार्टी कौन सी थी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी से ये सिलेक्ट हुए थे। और जो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 का जो सेशन था, 1906 में जो कलकत्ता में जो आईएनसी का सेशन था, वहाँ के अध्यक्ष ये थे। और इन्होंने स्वराज वर्ड यूज किया था, स्वराज वर्ड का यूज सबसे पहले आईएनसी में किसने किया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता सेशन में किया। उसके अलावा अगर देखा जाए, उसके अलावा स्वराज वर्ड अगर पूछा जाए किसने दिया, तो वो दिया दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या है, मूल शंकर। और ये फाउंडर हैं आर्य समाज के। ओके, और इसके अलावा ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी। तो ये इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी कब प्रारंभ हुई, मतलब किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1991। ठीक, 1991 से 1996 के बीच में ये इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनको डेवलपमेंट करना, वहाँ पे एजुकेशन कल्चरल को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्सचेंज करना, यही सारा इस पॉलिसी का मेन एम है। और इन्हीं के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म। ओके, 1991 में। और ये रिफॉर्म जब आए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मनमोहन सिंह, ये भी आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली डांस इज ओरिजिनेटेड इन। तो हम लोग जानते हैं हमारे क्लासिकल डांस हैं जो 8 हैं, उनमें कौन कौन से डांस हैं, जैसे कि कथकली डांस कहाँ से है, तो कथकली जो है वो केरल का डांस है, यानी कि ए इज दी राइट आंसर। और यहाँ पर एक और डांस है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ओके, और आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ये सारे हमारे क्या हैं, जो है क्लासिकल डांस है। और उत्तर प्रदेश का है क्लासिकल डांस कथक, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम, भारतनाट्यम।
ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। उसके अलावा 3 हैं, एक है सतारिया, सतारिया ये है आसाम का, और इसके बाद ओडिशी है, ओडिशी उड़ीसा का है, ऑब्वियस सी बात है, और एक मणिपुरी, ये मणिपुर का है। तो ये सारे हम लोगों के क्लासिकल डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन कौन से थे, तो ये थे होमी भाभा। और जो एनर्जी कमीशन है इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, जो एनर्जी कमीशन है इसको इस्टेब्लिश किया था 1948 में, ठीक है, 10 अगस्त 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका बिल भी 1948 में आएगा, और फिर उसके बाद इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, और इसके पहले अध्यक्ष थे होमी भाभा। और विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है, ये तिरुवनंतपुरम में है, अनंतपुरम जो कि केरला में है, वहाँ पे ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और विक्रम जो साराभाई हैं इनको कहते हैं फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन। तो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड त्यागा, कब त्यागा था, तो ये त्यागा था 1919, ठीक 1919 को। तो ये राइट आंसर है 1919। अब ये क्यों त्यागा था, तो नाइटहुड का टाइटल किसका है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑब्वियस ही चीज़ है। और इन्होंने 1919 में क्यों त्यागा था, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था, जलिया वाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड ये हुआ था 1990 में। अब ये क्यों हुआ था, इसकी प्रोसेस क्या थी, सबसे पहले 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था, रॉलेट हिंदी में लिख लेते हैं, रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसे क्या कहते थे, ब्लैक एक्ट। ये क्यों किया गया था, और सबसे पहले तो इसका एम देख लेते हैं, उसी से आप लोग समझ जाएंगे ये क्यों किया गया था। क्योंकि इस एक्ट से जो है क्या सेक्शन 144 लागू कर दिया गया था, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर ग्रुप में डिस्कशन करता हुआ या भीड़ बनाता हुआ दिखा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और उसमें इसका स्लोगन क्या दिया था, नो दलील, उसकी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी, ना तो कोई वकील करेगा उसे बचा पाएगा, नो दलील नो वकील, और ना तो वो कोई अपील कर पाएगा कोर्ट में। ओके, डायरेक्ट अगर 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा। ओके, तो जलियांवाला बाग जो कि कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि इसी एक्ट के थ्रू 2 लोग थे जो कि थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू, और एक थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इन लोगों को पकड़ा गया था, और इन्हीं को छुड़ाने की मीटिंग कहाँ पे हो रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है। तो जो है वहाँ का जनरल था, पंजाब का जनरल डायर, ठीक है। तो जनरल डायर माइकल ओ डायर, और माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को जनरल जो डायर था उसको आदेश दिया वहाँ पर भीड़ हटाने का। तो उसने डायरेक्टली क्या किया कि गोलियां बरसानी चालू कर दी बिना किसी वार्निंग के, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसी हत्याकांड के थ्रू क्या किया गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो टाइटल दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा नाइटहुड का, और नाइटहुड का वो उन्होंने अपना रिमूव कर दिया था, यानी कि त्याग दिया था, ठीक है। और ये दिया गया था गीतांजलि के लिए, ठीक, गीतांजलि जो उनकी पुस्तक है उसके लिए ये नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, उसको उन्होंने त्याग दिया।
ऐसे ही जो है महात्मा गांधी ने भी अपना टाइटल त्याग दिया था इसी कांड के बाद, जो कि था केसर ए हिंद का। ओके, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी हत्याकांड के बाद में ये त्याग दिया था और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी थी इसी के खिलाफ, क्योंकि इसका जो गुनहगार था जो माइकल वुड, जो जनरल डायर, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च की थी 1 अगस्त 1920 को। ओके, 1 अगस्त 1920 को लॉन्च करी थी। और ये इसमें क्या था, इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 साल में हम लोग आज़ादी ले लेंगे। और इसमें सब लोगों को कहा था कि सब लोग बाइकआउट करें फॉरेन गुड्स का, मतलब कि जो भी अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज करना, स्कूल कॉलेजेस और उनके कपड़े सब कुछ त्यागने के लिए कहा था। और कहा था 1 साल में आज़ादी ले लेंगे। बट क्या हुआ आगे चल के कि 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरा हत्याकांड हो गया। चौरा हत्याकांड, जिसमें कि 22 पुलिसमैन को जला दिया गया, पुलिसमैन को लोगों के द्वारा गुस्से में। तो ये जो है मूवमेंट वायलेंट हो गई। तो गांधी जी ने फिर इसको वापस ले लिया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया 5 फरवरी 1922 को। ओके, और अगर पूछा जाए आईएनसी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब लॉन्च किया था, तो ये आईएनसी का सेशन हुआ था, आईएनसी का 1920 में गया सेशन हुआ था, गया में। और उसके प्रेसिडेंट कौन से, CR दास। तो उसमें आईएनसी ने सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919। अब 1905 में क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था। और बंगाल पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पार्टीशन हुआ। और 1905 ही में एक जो पॉलिटिकल गुरु किसके, महात्मा गांधी के, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने एक सोसाइटी लॉन्च की जो की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है 1905 में गोपाल गोखले द्वारा बनाई गई। ओके, उसके बाद 1911 में देखें तो 1911 में याद आ रहा है, 1911 में जो है कैपिटल शिफ्ट हुई थी, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। 1911 में हुई थी, लेकिन हुई एक्चुअल में कब थी, 1912 में। और ये किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। ओके, और इसी टाइम क्या हुआ था, दिल्ली दरबार सजाया गया था। उसी में जो आए थे कौन, क्वीन मैरी। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था, उसमें आई थी क्वीन मैरी और जॉर्ज फिफ्थ। इन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट कराने के लिए कहा गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919। और 1914 एक रह गया। 1914 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी 1914 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडियन गवर्नर जनरल और इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडियन गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो हो जाएगा इसका आंसर C राजगोपालाचारी। ओके, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गए फर्स्ट इंडियन। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट पूछा जाए तो कौन होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट। अब इंडियन तो हो गए राजगोपालाचारी, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के हो गए लॉर्ड माउंटबेटन।
ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गए। और जो राजगोपालाचारी हैं ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन गवर्नर थे, फर्स्ट एंड लास्ट भी यही थे, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट ख़त्म हो गई। और माउंटबेटन की बात करें तो इन्होंने एक प्लान दिया था, 3 जून प्लान, 3 जून 1947 को दिया था प्लान, 3 जून प्लान, जिसे डिकी वर्ड प्लान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ओके। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड। ओके। और इन्हें गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं। और ये फर्स्ट जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। ओके। जो संविधान सभा है उसके। और पहले टेम्परेरी कौन से थे संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट, तो ये थे सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद 9/11/1946 को बने थे ये कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11/11/1946 को बने थे ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट शायद चेक कर लेना आप लोग डेट। तो ये बने थे फिर परमानेंट प्रेसिडेंट। ओके। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये कौन से थे, ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इनका जन्मदिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। तो टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये थे हमारे, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कमेटी बनी थी उनमें ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी संविधान की, उसके चेयरमैन भी कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है, 1932 में, जिसमें मदन मोहन मालवीय और गांधी जी और मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर जी ने साइन किया था। और ये रिजर्वेशन को लेकर पैक्ट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर की मौजूदगी रही है। ओके, तो इसका बी इज दी राइट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो निम्न में से कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेगा। तो इसमें देखो, फॉसिल फ्यूल, कोई भी फ्यूल है उसको बर्न करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर को गर्म करना, ठीक है, तो ये करेगा। उसके अलावा पेट्रोल गैस, पेट्रोल और कार्स, ये भी करेंगे। उसके अलावा इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो सोलर एनर्जी नहीं करेंगे, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटेंगे तब भी ये होगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को गर्म करना। तो इसके लिए UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने क्या बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों के नाम बताए हैं, ठीक है, जो कि कॉजेस करती हैं जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को गर्म करने में, जिसमें कि कौन कौन सी है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी कि ये 6 गैस हैं किसके कॉज करती हैं, ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, यानी कि वातावरण को गर्म करने में, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट शो करती हैं। कौन कौन सी और चीज़ें होती हैं, जो 3 चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देती हैं, जिसमें कि एक होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन भी टेम्परेचर इंक्रीज करने में मदद करता है, मदद नहीं मतलब कि ये नेगेटिव पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ओजोन गैस है जो, और तीसरा है वाटर वेपर, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा सो कौन इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो करता है वाटर वेपर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा निम्न में से कौन सा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, तो वो है वाटर वेपर। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INA अनफर्ड फ्लैग ऑन 14 अप्रैल 1944 एट, मतलब कि INA जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ये किसने बनाई थी? आनंद मोहन बोस। ये किसने बनाई थी? आनंद मोहन बोस ने ये बनाई थी। INA जो आनंद मोहन बोस ने ये बनाई थी आपके, एक तो सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह, इन लोगों ने ये बनाई थी INA। और इन्होंने जो है फ्लैग कब फर्ल किया था, तो ये कहाँ पे फर्ल किया था? अनफर्ल फ्लैग ऑन 14 अप्रैल 1944 एट मोइरांग। मोइरांग जो कि कहाँ पे है? मोइरांग जो कि मणिपुर में है, मणिपुर में है। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कर्नल, ये कर्नल थे शंकर साकेत मलिक के द्वारा किया गया था। शौकत मलिक, अरे हिंदी शौकत मलिक के द्वारा किया गया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज दी राइट आंसर। ओके, बाकी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने भी फ्लैग फर्ल किया था 30 दिसंबर 1943 को। कहाँ पे? पंजाब में। ओके, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? वो है इंडियन स्ट्रगल। ओके, इंडियन स्ट्रगल। और इंडियन स्ट्रगल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी था इनका। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी भी स्टार्ट करी थी। और ये कब की थी? 1939 में, 1939 में। क्योंकि इससे पहले इन्होंने INC के चुनाव में 1938 में इन्होंने जीता था, जो कि था हरिपुरा सेशन 1938 INC का, और 1939 त्रिपुरी। तो त्रिपुरी सेशन में ये भी इन्होंने जीता था। बट 1939 में इन्होंने जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, सपोर्टिंग कैंडिडेट, उनको हराया था। तो इससे क्या हुआ, इनमें थोड़ा वो हो गया। तो इस वजह से इन्होंने अपना ये INC की चेयरमैनशिप छोड़कर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की स्थापना करी। और इस समय जब इन्होंने छोड़ दिया तो टेम्पररी प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच पोर्ट इज़ नॉट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में निम्न में से कौन सा पोर्ट नहीं है? तो इसमें कराची है, ग्वादर है, पसनी है, बंदराबाद कहाँ पे? ईरान में है। और ईरान किसके लिए? केसर के लिए फेमस है। ओके, ईरान में। और इसकी कैपिटल सिटी है तेहरान। ओके, ये ईरान है। और ईरान जो है वो ये पर्सियन गल्फ और कैस्पियन सी दोनों से अपनी सीमा बनाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये है बंदराबास पोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। बट ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। ठीक है, ये कब उसे हटा सकता है? और इससे रिमूवल, मतलब कि रिमूवल ऑफ कोई भी गवर्नर के रिमूवल का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। और गवर्नर का आर्टिकल नंबर 153 है, अपॉइंटमेंट 155 में है। ओके, और बस दैट्स इट। और उसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं। गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। वो उसके लिए अमेंडमेंट कौन सी थी? सेवन्थ
7वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, तो ये 7वीं जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। और इसी इसी जो अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। और हाई कोर्ट भी एक से ज़्यादा स्टेट की हाई कोर्ट सेम हो सकती है किसके अकॉर्डिंग, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच वाज नॉट द पोर्चुगीज कॉलोनी इन इंडिया, मतलब कि पुर्तगाली का कौन सा उपनिवेश नहीं था। तो इसमें अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये इंग्लिश के अंडर था। और पोर्चुगीज जो है हम लोगों के भारत में सबसे पहले यानी कि 1498 में आने वाले और 1961 में जाने वाले लोग थे। और मतलब पोर्चुगीज जो है अपने भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। और ये 1961 में कहाँ, गोवा सबसे लास्ट में उन्होंने खाली किया, ऑपरेशन विजय के द्वारा ये कराया गया था। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। धन्यवाद।